सिंधु सभ्यता का अगली शहर के ऊपर हम लोग बातचीत करें, है ना, जिसमें हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का परिचय, हड़प्पा और कलिबंगा के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अगला जो अपना शहर है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, क्या? मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना कि हिंदी में हम लोग मोहनजोदड़ो इकट्ठा लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको लिखेंगे मोहन जो, और दाड़ो को थोड़ा अलग करेंगे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हम ये समझें कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है ना, सिंधी भाषा में। तो सिंधी भाषा जो आपका मोहनजोदाड़ो है उसका अर्थ होता है हिंदी में, वो है, इसका अर्थ है प्रेत का टीला। प्रेत का क्या? टीला, या मृतकों का टीला भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, मृतकों का क्या? टीला। मोहनजोदाड़ो एक्चुअली एक सिंधी भाषा है जिसका हिंदी रूपांतरण, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रेत का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग को यह समझना है कि एक्चुअली मोहनजोदाड़ो जो है उसकी स्थिति क्या है, मोहनजोदाड़ो है कहां पर, नहीं, और मोहनजोदाड़ो से जो साक्ष्य मिलेंगे उन सभी साक्ष्यों को, पहले मैं आपको शहर पढ़ा रहा हूं कि इस शहर से क्या क्या चीजें मिली हैं और ये है कहां, नहीं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा सभी शहरों से मिली साक्ष्यों को ना एक्सप्लेन करके अंदाजा लगाएंगे कि उस समय की जो समाज थी वो कैसी थी, यानी वहाँ का धार्मिक स्थिति कैसा था, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, वहाँ का नगर नियोजन क्या था, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, ये सारे स्थितियों को फिर एक्सप्लेन करेंगे। समझ रहे हैं? तो पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहे हैं सभी टीलाओं का। ठीक, तो अब जरा सा देखिएगा कि ये जो इसकी स्थिति है वो क्या है, जरा देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि ये जो है वो आपका भारत का क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। एक रफ ग्राफ बना लें, और यहाँ से क्या होता है कि एक सिंधु नदी जो है वो निकलती है, और निकलते हुए इस तरीके से वो पाकिस्तान की ओर चली जाती है। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि यहाँ से पंचनद, पंचनद समझते हैं? पंचनद जो, पंचनद कहने का मतलब क्या कि इसमें 5 नदियाँ और आकर के सहायक नदियों के रूप में क्या करती हैं, मिलती हैं। तो इस स्थान पर आकर के ये मिल जाती है जिसको हम लोग पंचनद कहते हैं। समझ रहे हैं? इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ आइए, यहाँ इसके राइट साइड, यानी सिंधु नदी के जहां पंचनद, मतलब जहां पे ये 5 सहायक नदियां मिलती हैं, उससे नीचे की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, तो आपको सिंधु नदी के दाहिने तट पर, समझ रहे हैं, और ये वाला जो जगह है ये पाकिस्तान का। अब यहां से आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि सिंधु नदी जो है उसमें जिस स्थान पर 5 नदियां मिलती है उसके थोड़ा दक्षिण की ओर आए, और दक्षिण की ओर आएंगे तो पाकिस्तान का वो जो है, यानी पाक का वो सिंध प्रांत में आप आएंगे, है ना, सिंध प्रांत। ठीक है, माने पाकिस्तान का सिंध राज्य में आएंगे, और इसमें लरकाना जिला, ठीक है, लरकाना जिला के अंदर ये सिंधु नदी का, जो ये सिंधु नदी ऐसे आ रही है, इसके दाहिने तट पर यह स्थान स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे स्थिति पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में लरकाना जिला के अंतर्गत, है ना, सिंधु नदी के राइट साइड में यह स्थान स्थित है। समझ रहे हैं? इसकी जो है वो खोज करने वाले व्यक्ति 1922 ईस्वी में इसकी खोज, है ना, किसने किया था? 1922 ईस्वी में इसकी खोज किसने किया था? राखाल दास बनर्जी, है ना, यानी आरडी बनर्जी। ठीक है, आरडी बनर्जी। ठीक, राखाल दास बनर्जी ने इसकी 1922 ईस्वी में खोज की थी, और इसकी खुदाई भी 1922 ईस्वी में हुई थी। समझ रहे? इसकी जो स्तर है ना वो 3 स्तरों में खुदाई हो चुकी है। तो 1922 में जो इसकी खुदाई हुई है वो पहली खुदाई हुई है। ठीक है, इसकी दूसरी खुदाई जो है वो 1927 से लेकर के 31 तक चली है। ठीक है, और इसका खुदाई जो है वो किया गया था JF मैके के नेतृत्व में। तो JF मैके के नेतृत्व में ये 4 सालों तक सिंधु के दूसरी सतह की खुदाई हुई। इसके बाद सिंधु की तीसरी भी खुदाई हुई है, और ये 1963 में हुआ था। और ये कब हुई थी? ये इन्होंने किया था JF डेल्स ने। ठीक है, तो JF डेल्स ने 1963 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। कहने का भाव यह है कि सिंधु की जो मोहनजोदाड़ो जो
टीला है इसकी खुदाई 3 स्तरों में हुई है। पहली 1922 रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, दूसरी 1927 से 31, समझ रहे हैं, 1927 से 31 JF मैके के नेतृत्व में, और तीसरी 1963 में GF डेल्स के नेतृत्व में। और तीनों स्तरों से कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, और वो साक्ष्य को में क्या क्या मिला है इसको जरा सा हम लोग देख लें, और उससे हम लोग फिर अनुमान लगाएंगे कि इस साक्ष्य का क्या अर्थ निकलता है, समझ रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वो ये है कि नगर दुर्ग के मध्य में, नगर क्या दुर्ग के मध्य में स्नानागार मिला है। नहीं, सबसे बड़ी जो यहां का साक्ष्य है वो स्नानागार है जो नगर दुर्ग के मध्य में मिला है। तो पहले आप ये समझ लो, कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये नगर दुर्ग होता क्या है, समझ करके ही आगे हम लोग बढ़ें तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, देखिएगा नगर दुर्ग का यहां पर सेंस क्या है ये देखा जाए तो एक्चुअली क्या है कि जो ये सिंधु मोहनजोदाड़ो जो शहर था, इस शहर के अंदर में या पूरी सिंधु सभ्यता के शहर के अंदर में जितने भी शहर हैं सिंधु सभ्यता में, उनमें क्या देखा गया कि एक जो है वो शासक वर्ग के लोग होते थे, समझ रहे हैं, शासक वर्ग के लोग, है ना, और दूसरा कौन होते थे, सामान्य लोग, है ना, सामान्य, ठीक है, सामान्य वर्ग। तो शासक वर्ग के लोग जहां पे रहते थे वो नगर दुर्ग कहलाता था। तो जहां पर भी आप नगर दुर्ग पढ़ेंगे तो उसका आप सेंस क्या लगाएंगे कि इस स्थान पर शासक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, और जहां पे सामान्य वर्ग के लोग रहते थे उसको कहा जाता था निम्न शहर। तो जब भी ना निम्न शहर का उल्लेख आएगा तो आप समझेंगे कि यह सामान्य वर्ग के रहने वाला स्थान है, जगह है जहां पे सामान्य लोग अपना घर बना के रह रहे हैं। और जहां पे नगर दुर्ग का उल्लेख है उसका सेंस आप लगाएंगे कि यहाँ पे शासक वर्ग के लोग रहते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया है नगर दुर्ग। तो नगर दुर्ग कहने का मतलब जिस हिस्से में शासक वर्ग लोग रहते थे, है ना, उसी के मध्य में यह स्नानागार प्राप्त हुआ है। और यह जो स्नानागार है एक्चुअली कृत्रिम टीले पे बनाई गई है। इसका मतलब क्या है, नेचुरली जो टीला बन जाता है उस पर यह बना हुआ नहीं है, बल्कि पहले टीला बनाई गई है और बनाने के बाद उसके ऊपर इस स्नानागार को बनाया गया है। तो स्नानागार जो है वो ऊंचाई पे मिला है, समझ रहे हैं। और यह जो स्नानागार मिला है इसमें क्या है कि ये 11.88 मीटर, है ना, यह स्नानागार जो है वो लंबा है, यानी इसकी लंबाई जो है वो 11.88 मीटर लंबा है। ठीक, मतलब कि ऐसे ले लीजिए, ये ऐसे लंबा है, ठीक है। और ये जो है वो 7.01 मीटर ये जो है वो चौड़ा है, समझ रहे हैं, यानी इस तरीके से चौड़ा है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर दिया गया है, इसमें से गड्ढा खोदा जाएगा। स्नानागार है इसलिए इसमें पानी डालना है हमें, है ना, टब टाइप, जिसको आप बाथ टब कहोगे, है ना, टब टाइप। तो टब कुछ गहरा होगा जिसमें पानी जाकर के रहेगा और उसमें जाकर के हम लोग क्या करेंगे, स्विमिंग पूल टाइप के इसमें जाकर स्नान करेंगे। तो ये जो है वो क्या है 2.43 मीटर इसको गहरा बनाया गया है, समझ रहे हैं। तो इतना बड़ा जो है वो स्नानागार यहां से प्राप्त हुआ है, कहां से, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, इसके बारे में, इस स्नानागार के बारे में जॉन मार्शल ने कहा, जॉन मार्शल ने, कि तत्कालीन सभ्यता का, यानी दुनिया में जितने भी उस समय सभ्यता थे, जैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, है ना, तो जितनी भी सभ्यताएं पूरे दुनिया में है उसमें ये एक आश्चर्यजनक निर्माण है। कहने का भाव यह है कि उस समय के लोग, सोचो आज हम लोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं, बाथटब बनाते हैं, नहीं, उस समय के लोग भी इसका प्रयोग जानते थे और ये एक आश्चर्यजनक प्रयोग था, ऐसा जॉन मार्शल का कहना था, समझ रहे हैं। अब जरा सा एक चीज और देखिएगा, इसी स्नाना टब के बारे में आपको मैं बताऊं कि देखिए इसकी जो फ्लोर है, क्योंकि पानी जब इसके अंदर में हम डालेंगे, है ना, तो पानी अंदर की तरफ क्या करेगा, रिस जाएगा, है ना, पानी अंदर चला जाएगा तो ये बाथटब सूख जाएगा। इसलिए क्या किया गया है कि ये जो बाथटब है ना, उसके फ्लोर में ईंटों से क्या कर दिया गया है, इसको पक्का बना दिया गया है, समझ रहे हैं। तो इसके नीचे में, मतलब कि इसके फ्लोर में, ये वाला जो नीचे फ्लोर है, इसमें क्या कर दिया गया है, ईंटों की जोड़ाई कर दी गई है नीचे में, फ्लोर में, ऐसे, ताकि इसकी जो पानी जो इसमें जाए वो अंदर की तरफ न रेसे, समझ रहे हैं, पानी जो है वो अंदर ना चला जाए, पानी रुक करके रहे, समझ रहे हैं। इसलिए इसमें ईंटों की जोड़ाई की गई है।
और जो ईंटों की जोड़ाई की गई है उसमें जैसे दो ईंटों के, एक ईंटे को दूसरे ईंटों के साथ जोड़ने के लिए आज हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में रेत को मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके पानी डाल करके उसको अच्छे से मिक्स करके, है ना, उसको मसाला तैयार करके और दो ईंटों के बीच में उसको डाल करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो उस समय जो ईंटों को जोड़ा गया है, एक्चुअली ईंट और ईंट सिर्फ यहां पर क्या कर दिया गया, बोलो, सजा करके नहीं रखा गया, बल्कि ईंट से ईंटों को जोड़ा गया है। और जोड़ने के लिए जो मसाले के रूप में प्रयोग किया गया है वो प्रयोग हुआ है जिप्सम का। समझ रहे हैं, जिप्सम और किसका, मोर्टार का। जिप्सम और मोर्टार का प्रयोग किया गया है ईंटों को जोड़ने के लिए जो स्नानागार के सतह में है। समझ रहे हैं, नीचे के तरफ है ना ईंट, और इसके जो दीवार ऊपर के तरफ है उसमें जो ईंटें हैं उसमें जो है कि ताकि पानी जो है वो दीवार के माध्यम से इधर भी न चला जाए, इसमें डामर का प्रयोग किया गया है। समझ रहे हैं, तो चारों तरफ से जो दीवारें बनाई गई है ईंटों का, है ना, उसमें जो डामर का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि पानी उधर रिस न जाए। और ईंटों से ईंटों को जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया गया है वो जिप्सम और मोटार का किया गया है। अब सवाल है मन में आपका कि जिप्सम मोटार क्या होता है, कुछ रटने जैसा आता होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको केमिस्ट्री से भी जोड़ के बता दूं कि एक्चुअली जिप्सम और मोटार होता क्या है। तो ये जो जिप्सम है ना, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4, यानी कैल्शियम क्या, सल्फेट, यानी कैल्शियम का सल्फेट है, और इसमें दो मोलिक्यूल जो होता है वो पानी का होता है। ठीक है, इसी को हम लोग जिप्सम कहते हैं। तो द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज क्या, CaSO4 नहीं, एंड 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर इज ऑल्सो इन इट। इसमें दो मोलिक्यूल जो होता है वो पानी भी होता है, इसी को हम लोग जिप्सम कहते हैं। समझ रहे हैं, और इसको यदि आपने गर्म कर दिया, जिप्सम को अगर आपने गर्म कर दिया, समझ रहे हैं, जिप्सम को जैसे ही आप गर्म करेंगे तो इसका जो पानी वाला हिस्सा है H2O वो वेपर बन के उड़ जाएगा, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ CaSO4। तो ये जो इसको हम गर्म कर देते हैं ना, तो सिर्फ इसका CaSO4 बन जाता है, जो सफेद रंग का संगमरमर जैसा पत्थर बन जाता है। समझ रहे हैं, संगमेर जैसा, और ये काफी महंगा होता है, इसलिए इसको सफेद रत्न भी कई किताबों में लिखा मिलेगा। समझ रहे हैं, सफेद क्या, रत्न, क्योंकि जब पत्थर महंगा हो जाता है तो उसको हम लोग रत्न कहते हैं। समझ रहे हैं, तो ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, CaSO4 H2O जिप्सम को गर्म करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो सफेद कलर का पत्थर होता है, रत्न होता है, जिसको सेलखड़ी भी कहा जाता है। तो आगे एक ना प्रयोग मिलेगा जिसमें सेलखड़ी शब्द आएगा कि सेलखड़ी पत्थर से मूर्ति बना हुआ आपको मिलेगा, तो आपको लगेगा सेलखड़ी पत्थर क्या होता है। समझ गए, यही वाला जो पत्थर है ना, इसी को सेलखड़ी कहा जाता है। समझ रहे। दूसरा क्या है, मोर्टार। तो यहां से जो मोर्टार मिला है, मोर्टार का मतलब यहां पर है कि रेत और चूना, चूना समझते हैं, रेत और चूना का क्या मिक्सचर को मोर्टार कहा जाता है। समझ रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि यहां पर 1:2, इसका मतलब क्या है कि अगर चूना लिया गया 1 kg तो रेत लिया गया 2 kg। अगर इसमें क्या किया, चूना ले लिया 10 kg तो रेत ले लेंगे 20 kg, मतलब इसका डबल। यानी कहने का मतलब जितना चूना लिया उसका डबल रेत को मिक्स करके मोर्टार बना करके और फिर ईंटों को जोड़ी गई है। समझ रहे हैं, तो ईंट को जो जोड़ने के लिए प्रयोग किया गया है वो जिप्सम और किसका प्रयोग किया गया है, मोर्टार का। समझ रहे हैं, ताकि इसकी पानी बाहर की ओर न जाए। इसके बाद आप मैप में जानते हैं कि ऊपर में क्या होता है, उत्तर, नीचे में क्या होता है, दक्षिण, इधर क्या होता है, पूर्व, इधर क्या होता है, पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण कहने का मतलब ये वाला हिस्सा। समझ रहे हैं, तो इस इधर से क्या किया गया है कि इस बाथटब में उतरने के लिए नीचे की तरफ ऐसे सीढ़ियां बनाई गई है, उत्तर और दक्षिण से। समझ रहे हैं, पूरब और पश्चिम से कोई सीढ़ियां का निर्माण इसमें नहीं हुआ है। तो उत्तर और दक्षिण की तरफ से इस टब में उतरने के लिए, इस स्नानागार में उतरने के लिए, है ना, क्या किया गया है, सीढ़ियां बनाई गई है। इसके साथ साथ देखा गया कि इसके ठीक बगल में, है ना, एक कमरा भी प्राप्त हुआ है। किसके बगल में, इस बाथटब के बगल में एक कमरा प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि बाथटब में स्नान करने के बाद शायद यहां पर क्या होता होगा, तो यहां पर लोग कपड़े बदलते होंगे। नहीं तो कपड़े बदलने के लिए इस बाथटब के बगल में एक कमरे का भी निर्माण साक्ष्य प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं, इसके साथ साथ इस जलाशय के अंदर में, है ना, इस कुंड के अंदर में, इस स्नानागार के अंदर में पानी की पूर्ति के लिए कुएं बनाए गए हैं। समझ रहे हैं, और जो कुएं हैं ना, जो कुएं हैं वो ईंटों से बांधी गई भी है।
तो यहाँ पर जो कुओं का निर्माण हुआ है उससे जलाशय की पानी क्या होती है, पूरा होती है। और इसके साथ साथ इसमें से नाली भी निकाली गई है, समझ रहे हैं कि पानी जब गंदा हो जाए तो इस बाथटब के पानी को नाली के माध्यम से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। तो इसमें नाली का भी साक्ष्य मिला है बाथटब में, है ना, कि पानी अगर डर्टी हो जाए, गंदी हो जाए तो इसको बाहर कर दिया जाए। और फ्रेश पानी डालने के लिए यहाँ पर से कुओं का भी साक्ष्य मिला है, समझ रहे। इन सभी आधारों पर ये अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदाड़ो से जो ये साक्ष्य मिला है ये शायद धार्मिक स्थल रहा होगा, समझ रहे हैं, ये धार्मिक स्थल रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जलाशय, लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। जैसे आज के डेट में आप बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर जाओ तो वहाँ पे स्नान करने के लिए तालाब का निर्माण कराया गया है। लोग, अब तो मॉडर्न जमाना आ गया तो बाथरूम का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन पुराने जगह पे जाओ तो वहाँ पर भी आपको तालाब मिलेगा। नहा करके वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई होती है, लोग तालाब के अंदर में जाते हैं, स्नान करके आते हैं, कहीं फिर पूजा करते हैं। और अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ से जो है पत्थर का लिंग भी प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं। तो पत्थरों के लिंग का मिलना, बाथटब का मिलना, कमरे का मिलना नहीं, इस इतनी सुंदर जो है चित्रण प्राप्त होना, इसका अर्थ लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल रहा होगा, समझ रहे हैं। इसके हम अगले हिस्से पर जब आए तो दूसरा चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मिला है, वो मिला है क्या, अन्नागार, ठीक है। हाँ, दूसरा साक्ष्य क्या मिला, अन्नागार, ठीक है, अन्ना क्या गार, ठीक है। तो यहां से जो अन्नागार मिला है, अनाज को स्टोर करने का एक बहुत बड़ा कमरा मिला है। उसमें क्या हुआ है कि ये जो है वो 45.11 मीटर लंबा, ठीक है, 45 कहीं पर इसका जो है वो 71 भी लिखा मिलता है, तो 45.71 मीटर क्या लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा, समझ रहे हैं। सोचो कि इतना लंबा और इतना चौड़ा, है ना, एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लगता है कि आसपास के जो किसान रहे होंगे वो किसान क्या करते होंगे, अनाज बेचने के लिए आते होंगे और इस अनाज को खरीद करके इसमें स्टोर किया जाता होगा। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये शहर रहा होगा, समझ रहे हैं। तो ये कई सारे अनुमान मिलेंगे जिससे अनुमान लगेगा कि सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो गांव या कस्बा टाइप नहीं था, बल्कि ये क्या था, एक बहुत बड़ा शहर था। इन साक्ष्यों से अनुमान हम लगाएंगे। तो एक अन्नागार मिला है जिसकी डायमेंशन इतनी बड़ी होने का मतलब है कि ये कोई एक किसान के अनाज का स्टोरेज तो नहीं रहा होगा। यहाँ पे कोई बहुत बड़े क्या सेठ व्यापारी लोग खरीदते होंगे अनाज को और इसमें रखते होंगे, ठीक है। अब तीसरी साक्ष्य पर अगर हम आए, अन्नागार भी समझ गए, तो कुछ लोगों के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ की जो जनसंख्या थी उस समय, सोचो ये बात कब की हो रही है, लगभग 3000 BC की, है ना। और सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने परिचय में आपको बताया था कि 2500 से 1750 BC, है ना, के बीच में ये परिपक्व अवस्था में था। उसके पहले का जो टाइम था उस समय सिंधु सभ्यता इमैच्योर था, और 1750 के बाद का जो टाइम था उस समय से सिंधु सभ्यता जो है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाना शुरू हो गया, समझ रहे। तो जनसंख्या जो यहाँ की है वो लगभग 41,000 माना जाता है। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या 41,000 माना जाता है कि यहाँ की जनसंख्या इतनी थी। तो जरा सोचो, उस समय के लिए 41,000 जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या थी, इसलिए कहा जाता है। और यह जो 41,000 जनसंख्या थी वो सिंधु सभ्यता के सिर्फ मोहनजोदाड़ो का जनसंख्या था, समझ रहे हैं। और यह जो शहर है वो लगभग 125 हेक्टेयर, समझ रहे हैं, 125 हेक्टेयर जमीन में क्या था, फैला हुआ था। 125 हेक्टेयर एरिया में यह सभ्यता थी। इस एरिया में इतने लोग बसते थे जहां अन्नागार, स्नानागार जैसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हबीब, इरफान हबीब। अगर हम इरफान हबीब के अनुसार बात करें, ठीक है, इरफान क्या हबीब, तो इरफान हबीब साहब का कहना है कि यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कपास, समझ रहे हैं, कपास, सरसों, जौ, चना आदि के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए, जिसमें से कहा उनके हिसाब से देखा जाए तो चना, जौ, सरसों
के बीज के साक्ष्य मिले हैं, सीड का साक्ष्य मिला है, लेकिन कपास के बीज का यहां से कोई साक्ष्य नहीं मिला है। समझ रहे? तो कपास, सरसों, जौ और चना, है ना, तो की साक्ष्य यहां से मिलती है, परंतु इनके बीज भी मिलते हैं, लेकिन कपास का कोई बीज प्राप्त नहीं हुआ। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के अंदर में जो खेती बाड़ी था वो भी एक उन्नत किस्म का हो रहा था। यानी यहाँ के लोग खेती बाड़ी से, चना से, जौ से, सरसों से, कपास से अच्छे से परिचित थे और खेती के पद्धति को भी बड़े अच्छे से ये लोग जानते थे। समझ रहे? इसके साथ साथ अगर हम अगले के ऊपर बात करें तो मोहनजोदाड़ो के अंदर में हमने आपको बताया था अभी पत्थर का क्या लिंग प्राप्त हुआ है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो पत्थर का लिंग लगता है कि अनुमान लगाया जाता है कि यह शिवलिंग रहा होगा, और वही अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि स्नानागार के आसपास में शिवलिंग का मिलना नहीं, बगल में कमरे का मिलना नहीं, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि यह धार्मिक स्थल रहा होगा। समझे? तो यहाँ से इस पत्थर का लिंग भी मिला है। और अगर हम छठी बात पे करें तो यहाँ पर क्या है कि मातृ देवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है। मातृ देवी की क्या मूर्तियां, इसका मतलब क्या है कि स्त्री मूर्तियां, है ना। इसका सेंस हम लोग क्या लगा सकते हैं? अच्छा, हमने बताया था कि हड़प्पा से भी मूर्तियां मिली है और मोहनजोदाड़ो से भी मूर्तियां मिली है। फर्क क्या है कि हड़प्पा के अंदर में जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसमें पुरुषों के मूर्तियों की संख्या ज्यादा थी। यानी वहां पर जो भी मूर्तियां मिली हैं वो जिसमें ज्यादा संख्या पुरुषों की थी, और मोहनजोदाड़ो से जो मूर्तियां मिली हैं उसमें पुरुष भी मिले हैं और स्त्री भी मिले हैं, लेकिन स्त्रियों की जो मूर्तियां मिली है वो ज्यादा मात्रा में मिला है। इसका भी सेंस लगाएंगे हम लोग, एक्सप्लेन करेंगे इससे क्या सेंस निकलता है। समझ रहे हैं? अगला यहां पर एक सेल खड़ी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सेल खड़ी पत्थर क्या होता है। सेल खड़ी पत्थर, है ना, पत्थर से बना हुआ एक पुरुष का मूर्ति मिला है। समझ रहे हैं? पुरुष का मूर्ति मिला है ना। कुछ किताबों में है कि लिखा गया कि उसका सिर मिला है, कुछ किताबों में लिखा है कि उसका पूरा धड़ मिला है, नहीं, यानी पूरा पूरा वो व्यक्ति ही मिला है। समझ रहे हैं? तो खैर, तो यहां पर क्या है कि सेलखड़ी पत्थर से बना हुआ पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस मूर्ति का एक खास जो है वो क्या है, बनावट है और अदा है कि यह जो मूर्ति है उसमें पुरुष का जो बाल है वो बिल्कुल खड़ा है, ऊपर की तरफ हवा में लहरा रहा है, और उसकी दाढ़ी भी बनाई गई है। दाढ़ी जो है वो नीचे की तरफ है, एक दाढ़ियल व्यक्ति है जो दाढ़ी भी रखा हुआ है और बाल उसका ऊपर हवा की तरफ है, और जो है वो सरबंद पहना हुआ है, और उसकी धड़ जो है वो क्या है, कपड़े से, वस्त्र से ढका हुआ है। समझ रहे? ऐसा मूर्ति जो है सेलखड़ी पत्थर का बना हुआ मोहनजोदाड़ो से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं? इसके साथ साथ अगर मैं आगे बात करूं, यहां से और भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, और वो साक्ष्य क्या है सो देखिए, कांसे की नर्तकी भी यहां से मिली है। तो एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या मिला है, कांसे का क्या, कांसे का नर्तकी का मूर्ति मिला है। ठीक है, और आप जानते हैं एक चीज, नर्तकी मतलब ऑब्वियसली ये स्त्री की मूर्ति है जो जिसका कंडीशन कुछ ऐसा नाचता हुआ, जैसे नटराज का जो होता है मूर्ति, उस तरीके से ये नृत्य करते हुए ऐसा एक मूर्ति बनाया गया है। लेकिन वह जो मूर्ति बना है वो पत्थर का नहीं है ना, वो किस चीज का है, कांसे का है। तो कांसा के बारे में आप जानते हैं कि कांसा जो होता है, पहले कांसा भी समझा दूं आपको। कांसा जो होता है वो मिश्र धातु होता है। समझ रहे हैं? मिश्र धातु कहने का मतलब कि यह जो है नेचुरली नहीं मिलता, बल्कि इसको दो या दो से अधिक तत्वों को मिला करके जब हम नया एक चीज बनाते हैं तो उसको मिश्र धातु कहा जाता है। तो कांसा जो है वो नेचुरल एलिमेंट नहीं है, बल्कि इसको बनाना पड़ता है। समझे? और ये जो बनता है वो कैसे बनता है, तो कॉपर और किसको, टीन को मिलाकर। समझ रहे हैं? कॉपर और टीन, यानी कि तांबा और टीन को जब मिक्स कर देते हैं तो कांसा बन जाता है। समझ रहे हैं? कांसा और पित्तल में थोड़ा फर्क है। कांसा भी मिश्र धातु है और पित्तल भी मिश्र धातु है। पित्तल बनाया जाता है कॉपर और जिंक को मिलाकर। कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है वो पित्तल होता है। समझ रहे हैं? और कॉपर और टीन को मिलाकर के जो हम बनाते हैं वो कांसा होता है। कांसा को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है कि यहां पर से क्या हुआ, अच्छा इससे क्या अनुमान लगाते हैं कि यहां के लोग जो है वो तकनीक भी जानते थे, टेक्नोलॉजी भी जानते थे कि हम दो एलिमेंट को मिक्स करके थर्ड एलिमेंट कैसे बना सकते हैं। नहीं, दैट मीन्स ब्रोंज इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, है ना, इन क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय मिक्सिंग ऑफ कॉपर एंड टीन। दैट मीन्स ये जो है वो टेक्नोलॉजी में भी क्या थे, उन्नत थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
ये अनुमान लग रहा है, सिर्फ ये नर्तकी को के प्रतिमा को याद करके क्या करेंगे, इसका मतलब है कि वहां के हम समाज को समझने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं। यानी वहां के लोग देखो कि तकनीक से भी भरे हुए थे और मूर्ति बना रहे हैं, इसका मतलब उनको मूर्ति कला भी आ रहा है, समझ रहे हैं। अब देखिएगा इसके बाद जो अगली हम साक्ष्य की बात करें, सॉरी कांसे की क्या मिली है, यहां से नर्तकी मिली है, समझ रहे हैं, कांसे की नर्तकी। ठीक, अगला क्या मिला है, ये कुछ और भी साक्ष्य हैं, ठीक है। और क्या मिला है, यहां से मनके मिले हैं। मनके समझते हैं क्या होता है, मनके का मतलब है कि आप लोग देखते हैं आजकल जो मोती आता है, वो मोती को हम क्या करते हैं, धागे में पिरो पिरो करके और एक माला बनाते हैं और उस माले को हम पहनते हैं, तो वो जो मोती जैसा होता है उसी को हम लोग मनका बोलते हैं। तो वहां से मनके भी मिले हैं, समझ रहे हैं। और मनका के ऊपर में क्या है, बंदर, कुछ मनकों पर, सभी मनकों पर नहीं। तो मनके तो वहां से काफी मात्रा में मिले हैं, लेकिन देखा गया कि कुछ मनकों पर बंदर और क्या, गिलहरी, ठीक है, गिलहरी का चित्रण मिला है। इसका मतलब है कि वहां के लोग क्या, चित्रकारी में भी निपुण थे। नहीं, यहां से ये चीज मिलना मतलब कि मनके के ऊपर उन्होंने इसका चित्रण किया है, इसका मतलब कि यहां के लोग चित्रकला भी जानते थे, समझ रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या मिला है, सो देखिएगा, जब आप निम्न शहर में आएंगे, है ना, जैसे कि अभी बताया था नगर दुर्ग में कौन लोग रहते हैं, शासक वर्ग के लोग, नहीं, और उसके बाहर, है ना, जहां पे सामान्य लोग रहते हैं उसको कहा जाता है क्या, निम्न, है ना। तो अब जरा सा देखिएगा क्या, निम्न शहर के अंदर में, निम्न शहर के अंदर में जब देखा गया तो देखा गया कि यहां से भी एक कमरा का साक्ष्य मिला है, और वह कमरा के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि निम्न शहर में ये मंदिर था, ठीक है, समझ। तो वह कमरे को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि वह मंदिर था। अब जरा सा देखो, स्नानागार भी मिला है, नहीं, उसके बाद अन्नागार भी मिला है, जो, और उसके बाद मंदिर भी मिला है निम्न शहर में। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां के लोग भवन बनाने का कला भी अच्छे से जानते थे, समझ रहे, भवन बनाने के कला बहुत अच्छे से जानते थे। इसका अर्थ है कि ये लोग स्थापत्य कला में निपुण थे। स्थापत्य कला, समझ रहे हैं। स्थापत्य कला क्या है, वह कला जो जिसका संबंध भवन निर्माण से होता है। और यहां पर क्या देखा गया, अगला चीज, कि यहां से जो मकान मिला है, यानी घर जो मिला है सिंधु सभ्यता से के मोहनजोदाड़ो से, उन लगभग मकानों में सीढ़ियां मिली है, समझ रहे हैं, लगभग मकानों में सीढ़ियां प्राप्त हुई है। और हर घर में सीढ़ी मिलने का मतलब है कि इसके ऊपर चढ़ने के लिए छत रहा होगा, नहीं तो नीचे सीढ़ी बना के क्या करेंगे। हर घर में सीढ़ी प्राप्त होने का अर्थ है कि ऊपर छत बनाई गई होगी। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग बहुमंजिला मकान को भी जानते थे बनाना, यानी यहाँ पर बहुमंजिले मकान भी रहा होगा। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग स्थापत्य कला में निपुण थे, समझ रहे हैं। अब जरा सा देखिएगा कि मोहनजोदाड़ो के बारे में दो तीन बातें और हम लोग करें तो क्या पाएंगे, देखिएगा। यहाँ का जो नगर था, नगर कहाँ का, मोहनजोदाड़ो का, है ना, यहाँ का जो नगर था, उस नगर में प्रवेश जो है वो उत्तर, और कहाँ से, मैं ऐसा मत समझिए कि मैं मैप गलत, अच्छा चलो ठीक है, मैप अकॉर्डिंग टू मैप ही बना लेते हैं। नगर में क्या, उत्तर और क्या, दक्षिण के तरफ से प्रवेश करने के लिए रास्ते होते थे, समझ रहे, उत्तर और दक्षिण के तरफ से प्रवेश करने का रास्ता होता था नगर के अंदर में, समझ रहे हैं। और खास करके आप देखेंगे कि पूर्वी हिस्सा पूरे सभ्यता का, यानी मोहनजोदाड़ो का पूर्वी जो हिस्सा है उसको कहा जाता था नगर दुर्ग। पूर्वी हिस्सा नगर दुर्ग कहने का मतलब कि यहाँ पर लगभग लोग जो शासकीय वर्ग के लोग थे वो पूर्वी हिस्सा में बसे हुए होते थे, समझ रहे हैं। अब देखिएगा एक चीज और वो क्या है कि यहाँ सबसे बेहतरीन चीज एक और है, और वो क्या है, बोलो, जल निकासी। जल निकासी, बड़ा बेहतरीन तरीके से जल निकासी की यहाँ से सबूत मिली है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी यहाँ पर घर हैं, ऐसे समझिएगा, जितने भी यहाँ पर घर हैं, है ना, उन सभी घरों से, है ना, नालियाँ निकाली गई है बाहर, ठीक है, नालियाँ निकाली गई बाहर, यानी घर की पानी जो है वो बाहर निकल रही है नाली के जरिए। और ये सड़कों पे नालियाँ नहीं फैल रही है, बल्कि फिर क्या किया गया है, एक बड़ी सी ऐसे नाला बना दिया गया है, ऐसे समझिएगा। और ये सारा घर की पानी जो है वो इस नाला में गिरता है और इसके ऊपर पत्थर से इसको ढक दिया गया है।
समझ रहे हैं? इसका मतलब कि यहाँ के बेहतरीन जल निकासी की पद्धति रही है। यानी यहाँ पर जो है वो घर से पानी निकल करके सड़क पर या ऊपर फैला हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक उन्नत किस्म से, है ना, फैले हुए जल को क्या बाहर करने का पद्धति इन्होंने बनाया हुआ था। समझ रहे हैं? तो जल को बाहर निकालने की जो पद्धति होती है उसी को हम लोग जल निकासी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था, हर घर की नाली, है ना, एक तो पर्सनल नाली होता था और हर घर की पर्सनल नाली जो है वो सार्वजनिक नाली में गिरता था। सार्वजनिक मतलब एक सार्वजनिक नाले का भी यहाँ निर्माण दिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग साफ सफाई, है ना, यहाँ के लोग गंदगी से दूर रहने वाले लोग थे। समझ रहे हैं? क्योंकि ये पानी सार्वजनिक नालियों में जा रही है, सार्वजनिक नाली इस पानी को शहर से दूर ले जा रहा है। तो जल निकासी उन्नत किस्म का मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो थे वो इस मामले में काफी क्या उन्नत थे। नहीं, और तीसरी चीज आप क्या देखेंगे, एक और खास बात आप देखेंगे कि जितने भी सड़कें प्राप्त हुई हैं, नहीं, जैसे मान लो कि ये एक सड़क है, ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक सड़क है, नहीं, फिर एक इधर से सड़क आई, तो जितने भी आप सड़कें देखेंगे वो सब सड़क ऐसा लगता है कि एक दूसरे से समकोण पर काट रहा है। समकोण पे काटने का मतलब कि 90 डिग्री के कोण पर ये सड़क जो है वो एक दूसरे से मिल रही है। समझ रहे हैं? और इसके खास बात यह है कि यहाँ पर मान लो कि सड़क के पास में यहाँ पर क्या है, ऐसे घर हैं, सड़क के बगल में ऐसे घर है, ऐसे घर है, लेकिन यहाँ पर ना एक खास चीज देखा गया कि इसमें मोहनजोदाड़ो के अंदर में कि जितने भी यहाँ पर घर हैं उन घरों की जो गेट है, गेट समझते हैं, जिसमें से वो घर से क्या बाहर निकलते हैं, किसी भी घर का गेट मेन रोड पर नहीं खुलती है। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये गली में इनका गेट खुलता है, गली में, और गली से ये चल करके क्या होते हैं, जब सड़क पे आना होता है तो गलियों के जरिए रोड पर आते हैं। लेकिन किसी भी घर, कोई भी घर, है ना, का जो गेट है वो मेन सड़क पे नहीं है। समझ रहे हैं? यानी गलियों का साक्ष्य यहाँ बहुत ज्यादा मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग, जैसे आज के डेट में देखते हैं आप लोग, ये देखते होंगे कि रोड के किनारे जो है वो क्या सब्जी ठेला लगा हुआ है, गाड़ियां लगी हुई है, और रोड आपका पूरा भरा पड़ा है, जाम लगा हुआ है। यहाँ के लोग अपने घर का भी दरवाजा गली में खोले हुए हैं। समझ रहे हैं? और सड़क बिल्कुल साफ सुथरी मिली है। समझ रहे? इससे अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदाड़ो एक उन्नत किस्म का शहर था, और यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिलने का मतलब है कि ये जो शहर है वो अपने आप में एक क्या है, बेहतरीन